हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 संसाधन के रूप में लोग ये कराने जा रहा हूँ। तो आइए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। जब शिक्षा, प्रशिक्षण या चिकित्सा सेवा में निवेश करने में सामान्य जनसंख्या को मानव पूंजी में बदला जाता है, तो जो ये जनसंख्या ये मानव संसाधन के रूप में जानी जाती है। इसके मानव पूंजी क्या है? कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान। एक ऐसा व्यक्ति जो काम करने में क्या है, एक्सपर्ट है, और उसके अंदर क्या है, वस्तु को उत्पादन करने का ज्ञान है। अथवा भौतिक पूंजी पर लगने वाले श्रम को हम क्या कहते हैं? मानव पूंजी कहते हैं। इसके बाद आता है मानव पूंजी निर्माण। मानव संसाधन का अधिक शिक्षा, कौशल तथा स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाना। ठीक है, कि मानव संसाधन उसको और ज़्यादा ट्रेनिंग देना, उनको अधिक से अधिक शिक्षा देना, उनको काम करने में एक्सपर्ट करना, उनकी हेल्थ अच्छी रखना, ये क्या कहलाता है? मानव पूंजी निर्माण कहलाता है। अब जापान के पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है, लेकिन मानव संसाधन पर निवेश करने से वे विकसित और धनी देश बना है। क्योंकि वो मानव संसाधन पर बहुत ज़्यादा क्या करता है? निवेश करता है। उनको क्या करता है? ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान देता है, शिक्षा करता है, देता है। इसका नेक्स्ट से कि विभिन्न क्रियाकलापों को अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया। ठीक है, तो आपको 3 क्षेत्र के अंदर अर्थव्यवस्था को बांटा गया है। सबसे पहला है प्राथमिक क्षेत्र। प्राकृतिक क्षेत्र में जो है कौन सी क्रिया आती हैं जो प्रकृति से जुड़ी हैं, जैसे कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन, ये सब क्या है? प्राकृतिक क्षेत्र के अंदर आता है। द्वितीय क्षेत्र के अंदर क्या आता है? जितने भी उत्खनन या विनिर्माण की क्रियाएं होती हैं वो सभी द्वितीय क्षेत्र के अंदर आता है। जैसे कि बच्चों, जैसे गन्ना है, गन्ने से हम क्या करें? चीनी बना रहे हैं, तो चीनी बनाने की जो भी प्रक्रिया है वो किसके अंदर आएगी? द्वितीय क्षेत्र के अंदर आएगी। तो प्राथमिक क्षेत्र की वस्तु को अन्य रूप में परिवर्तित किया जाता है। देखिए ये लिखा भी इसमें कि जो भी प्राथमिक क्षेत्र की वस्तु है, जैसे गेहूँ से आटा बना लिया, तो ये सब किस में आएगा? द्वितीय क्षेत्र में आता है। गन्ने से चीनी, कपास से सूट बना लिया। इसके बाद तृतीय क्षेत्र क्या है? ये क्षेत्र के क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तु सेवाओं का उत्पादन करता है। इसमें जितने भी हम प्राथमिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र के अंदर जितनी भी सेवाएं दिए जा रही है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? तृतीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ये प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र के विकास में हेल्प करता है। जैसे व्यापार, बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना, बीमा, परिवहन, संचार, जो ये सब सुविधाएं हैं ये किसके अंदर आती हैं? ये तृतीय क्षेत्र के अंदर आती हैं, जो इनकी हेल्प करते हैं। इसके बाद शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? ठीक है, तो इनके कई सारे निर्धारक तत्व हैं। अब महिलाओं की श्रम बाजार में स्थिति क्या है? देखिए 2 तरीके के हैं। पहला है असंगठित क्षेत्र और दूसरा है संगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र में निम्न शिक्षा और प्राप्त जो निम्न कौशल स्तर पर जो वर्कर्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। इनको जो रोजगार है वो अनियमित मिलता है। ठीक है, यानी कि जो सैलरी इनकी फिक्स नहीं होती है, कम आय मिलती है, और सभी जितने भी वर्कर्स के अंदर काम करते हैं उनको सैलरी क्या होती है? सबकी सेम नहीं होती है। और इस क्षेत्र में पुरुषोष्टी अवकाश, शिशु देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं भी इसके अंदर नहीं मिलती हैं। ठीक है, कोई छुट्टी हो गई या अन्य कोई भी सुरक्षा से सुविधाएं, इसके अंदर कुछ भी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। संगठित क्षेत्र क्या होता है? शिक्षा व कौशल कार्य के अनुसार होता है। ठीक है, इसमें शिक्षित किया जाता है। रोजगार फिक्स रहता है, नियमित रहता है। ठीक है, सरकारी नियम के अनुसार उनको सैलरी मिलती है और समान सैलरी मिलती है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। और इस क्षेत्र में प्रसूति अवकाश जैसे छुट्टी, शिशु जैसी सुविधाएं या अन्य छुट्टी और जो भी सुविधाएं वो सब इसके अंदर मिलती हैं। ठीक है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं जैसे गवर्नमेंट जॉब और ये प्राइवेट जॉब। अब आता है शिक्षा का महत्व। शिक्षा से क्या होता है? ज्ञान और कौशल में वृद्धि होती है, नए अवसर मिलते हैं, आय में वृद्धि होती है, नई आकांक्षाएं प्रदान करना, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि होती है, प्रशासन की कार्य क्षमता बढ़ती है, और जीवन स्तर में क्या होता है? सुधार होता है। अब वे सभी क्रियाएं जो राष्ट्रीय आय में क्या करती है? मूल्यवर्धन करती है, मतलब कि राष्ट्रीय आय को बढ़ाती है।
ठीक है, हमारे देश की जीडीपी को बढ़ाती है, उन सभी क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। और जो हमारी आर्थिक क्रिया हैं वो दो तरीके की होती है, एक होती है बाजार क्रियाएं, दूसरी होती है गैर बाजार क्रियाएं। अब बाजार क्रिया क्या होती हैं? जो वेतन लाभ के उद्देश्य से की जाती हैं। ठीक है, ऐसी क्रियाएं जो लाभ या उद्देश्य वेतन के उद्देश्य से की गई हैं और पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तु की सेवा का उत्पादन शामिल है। गैर बाजार क्रिया वो होती है जो हम खुद से उपभोग के लिए उत्पादन करते हैं। इनमें प्राथमिक उत्पादक उपभोग तथा अचल संपत्ति सबले का उत्पादन आता है, जैसे बागवानी। जनसंख्या की गुणवत्ता। जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित करने वाले कारक साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित स्वस्थ कौशल स्तर आता है। जैसे सर्व शिक्षा अभियान है, ये प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा को एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें क्या किया जाता है? सभी को शिक्षा उपलब्ध कराई गई के लिए एक अभियान चलाया गया था कि सबको ही शिक्षा मिले। इसका मृत्यु दर है। मृत्यु दर क्या है कि इससे अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों की कुल संख्या में से मरने वाले लोगों की संख्या से है, कि 1000 व्यक्तियों में से टोटल संख्या में से कितने लोगों के क्या हो रही है? मृत्यु हो रही है, इसे बोलते हैं मृत्यु दर। और इसी के जस्ट उल्टा कर दें, जैसे एक वर्ष अवधि में प्रति 1000 व्यक्ति की कुल संख्या में से जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या को हम जन्म दर कहते हैं। शिशु मृत्यु दर क्या है? इससे अभिप्राय है कि प्रति 1000 जन्म लेने वाले शिशुओं में 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की जो मृत्यु होती है उसे हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है बेरोजगारी। अब बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जब प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं होता, कि काम करने के लिए तो इच्छा है लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा, कोई काम नहीं मिल रहा है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? बेरोजगारी कहते हैं। अब इसके प्रकार हैं, पहला है मौसमी बेरोजगारी, दूसरा प्रच्छन्न बेरोजगारी, तीसरी है शहरी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है कि जब लोग वर्ष के कुछ महीने क्या करते हैं? काम करते हैं, कुछ महीनों के लिए क्या होता है? उनको काम नहीं रहता, बेरोजगार रहते हैं, उन्हें मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे पंखे का काम है बच्चों, फैन का, ये गर्मियों में चलता है, ठंड में क्या होता है? बिल्कुल बंद हो जाता है। अब प्रच्छन्न बेरोजगारी वो होती है कि एक ऐसी फैक्ट्री जिसमें मान लो जितनी आवश्यक मजदूरी की जरूरत है उससे ज़्यादा मजदूर उसके अंदर उपलब्ध है, इस तरह की बेरोजगारी बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों का कार्य में लगे रहना प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। अशिक्षित बेरोजगारी की होती है जो डिग्रीधारी युवक रोजगार पाने में असमर्थ है, कि जो क्या है? पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनको क्या है? काम नहीं मिल रहा है, तो उन्हें हम शहरी बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य। जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवाएं तक इनकी पहुंच को अच्छा बनाना राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य है। अब बेरोजगारी के क्या क्या परिणाम हुए? बेरोजगारी के कारण जनसंख्या पर किया गया धन का अप्रत्यय है, जनसंख्या दायित्व भी बनी रहती है, शेष और आक्रोश की भावना का विकास होता है और देश के आर्थिक भार में वृद्धि होती है, परिवार के स्वास्थ्य में स्तर में कमी होती है। नेक्स्ट है परिवार शिक्षा स्तर व कौशल विकास के स्तर में कमी होती है। इसके बाद विद्यालय शिक्षा के प्रसार सरकार के द्वारा कुछ कदम भी उठाए गए हैं कि जिससे क्या हो? शिक्षा का प्रसार हो सके। सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं? जैसे सबसे पहले सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया, सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स शुरू किया, स्कूल लोटा शिविर किया, मिड डे मील की शुरुआत की और शिक्षा का अधिकार एक अधिनियम बना दिया कि जिसके अंदर बच्चों को शिक्षा देनी अनिवार्य कर दी गई। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इससे पहले का जो चैप्टर नंबर 1 है वो मैंने आपको करा दिया है, पालमपुर वाला चैप्टर। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।